जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट समाजी विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ही कराए जा रहे हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन है ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय से संबंधित क्वेश्चन सेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अभिकथन ये कह रहा है, जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं। लंदन में कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। और ग्रीनविच समय जो रेखा है वह है 5.5 घंटे का। अंतराल जो है 5.5 घंटे का है। यहाँ पर ज्ञात करना है तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। इसको ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ देंगे, प्राप्त होगा यहाँ पर 30 और यहाँ पर प्राप्त होगा 7, यानी 7:30 7:30 का समय होगा। तो यह बात सही है। अभिकथन पहला सही है। कारण आर कह रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। यह बात भी सही है, क्योंकि यह हो गया ग्लोब और यह है ग्रीनविच रेखा। यह जो है ग्रीनविच रेखा है और भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है 82.5 अंश पूर्व। इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम। तो कारण आर भी सही है। अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी और कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। बी और सी सही है, ए गलत है। ए बी सी सभी सही है, ए बी सही है परंतु सी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, समय क्षेत्र पर दिए गए 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यह बात सही है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। यह बात भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बड़े भूभाग वाले क्षेत्रों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय का प्रयोग किया जाता है। यह बात जो है सही है। और पृथ्वी के समय को 24 समान समय अवधि में विभाजित किया गया है। यह बात भी सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक विस्तृत होता है। यह बात भी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या बाह्य वायुमंडल। थर्ड ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। क्रम में लगाना है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करें। यानी पृथ्वी की सतह से शुरू करके अंतिम चरण तक जाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इस क्वेश्चन को एक बारी मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की परतें दी गई हैं। सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई है 0 से 12 किलोमीटर। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की विशेषता है उल्का पिंड आसमान से उल्का पिंड प्रवेश करते ही मध्य मंडल में जलने लगते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह भी पूछा गया है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल समताप मंडल। उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो वह है मध्य मंडल। इसके बाद है ताप मंडल और सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने की कारण आभा मंडल बनता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का अक्ष अपने कच्ची सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो वह है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिणी पर पड़ती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है इसकी परिक्रमण गति तथा अपनी अक्ष पर 23.5 अंश का झुकाव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी प्रमुख संगठक है? तो वह है नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो वह है 78%। 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन को N2 से इंगित करते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में पाया जाता है 0.003%। 0.03%। और वहीं हीलियम की बात करते हैं। हीलियम वायुमंडल में पाया जाता है 0.0005%। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। हीलियम की मात्रा 0.005%। नाइट्रोजन 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। सेकंड कथन है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। थर्ड कथन है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है। ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
महासागरीय धाराओं के विषय में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। यह बात गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। थर्ड कथन कह रहा है जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह भी कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। ए और सी कथन जो दिए गए हैं यह सही है। फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिमोड़। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेपण बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं और निक्षेपण में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं जिसमें मिट्टी, पत्थर अथवा रेत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? पहला कथन है ये वनस्पतियां उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यहाँ पर 2 विशेषता दी गई है। एक किसकी विशेषता है? ये विशेषता है शंकुधारी वन की। और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाए जाते हैं और इस वनस्पति क्षेत्र को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों विशेषताएं हैं शंकुधारी वन की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कृतन और दहन कृषि की जाती है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मैदान क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन सेट के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो वह है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है। यह भी सही होगा। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यह भी सही है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। यह भी सही है। थर्ड कथन जो है वह गलत है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैदानी भाग में चाप झीलें पाई जाती हैं और कृषि कार्य हेतु यहाँ की मृदा बहुत ही उर्वरक होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है।
यहाँ सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है और इसके फलस्वरूप इसका जल घनत्व अधिक होता है और किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भूमि उपयोग के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोगी है, तो यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है, यह बात भी गलत है। दोनों ही कथन गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी दोनों ही कथन गलत है। भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों की कृषि और कृषि वानिकी, पशुपालन, बागवानी, ये सभी शामिल हैं। और मृदा संरचना में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कारण फसलों के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और नलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। कौन सा ऑप्शन राइट है? रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। यह मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। खेत के किनारे रक्षक मेखला के निर्माण से पवन की गति से होने वाली मृदा क्षरण में कमी आती है। अति ठंडी तथा अति गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों की रक्षा भी होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करते हैं समय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण करने वाला प्रमुख घटक जो है समय है, और समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू, मिट्टी, ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेषों के जमाव के कारण वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के द्वारा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के द्वारा,
सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वह सार्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, सार्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों को सार्वव्यापक तथा स्थानिक संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वव्यापक संसाधनों में सम्मिलित है जल है, वायु है तथा सूर्य प्रकाश है। सार्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित जो है वह है जल है, जल के साथ वायु है, वायु के साथ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और वहीं स्थानिक संसाधनों में समाहित है कोयला है, वन है, पेट्रोलियम है तथा अन्य खनिज पदार्थ हैं। स्थानिक संसाधन में कोयला है, कोयले के साथ वन है और वन के साथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और अन्य खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध समाज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा धर्म और संस्कृत में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृत में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वह है जिसमें भाषा संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विविध समाज का आशय ऐसे समाज से है जिसमें भाषा संस्कृत तथा धर्म में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।